वेलकम गाइस, यू वाचिंग 5 टॉकिंग पॉइंट्स और मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा। आज से मैं ही आपके साथ रहूंगी थ्रू आउट द एशिया कप। और आपको पता ही है, जो लोग देखते हैं हमारा शो, हमें ज्वाइन करते हैं, कुछ बहुत ही जबरदस्त सा पैनल हमारे साथ होता है और आज भी हमारे साथ वही लोग मौजूद होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज हमें ज्वाइन करेंगे और ऑल द वे फ्रॉम इंडिया राहुल भी हमारे साथ होंगे। उनकी भी इनसाइड लेंगे हम इस गेम के बारे में, क्योंकि काफी अच्छी ओपिनियन रखते हैं वो गेम के बारे में। उसके अलावा हमें पाकिस्तानी सहाफी अब्दुल गफार भी ज्वाइन करेंगे। सो इन सब की क्या ओपिनियन है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इट्स गोइंग टू बी अ बिग 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 गेम। आपको पता ही है, कोई भी स्पोर्ट्स राइवलरी जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से बेहतर नहीं हो सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन किया है वहाब रियाज ने, अब्दुल गफार और ऑल द वे फ्रॉम इंडिया राहुल है हमारे साथ। वहाब से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। वहाब, लास्ट टाइम हमने देखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, हमें अर्ली 4 विकेट्स तो मिली। अच्छा खैर, मुझे लगता है पहले मैं रिजर्व डे पे चली जाऊं। ये डिटेल एनालिसिस हम बाद में लेते हैं। रिजर्व डे की बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम में। एक रिजर्व डे रखा गया है, बाकी टीम्स के साथ ज्यादती नहीं है ये? क्या वो सगे नहीं है एशिया के? देखिए, आई थिंक जो इश्यूज चल रहे हैं, आपको पता है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा कोलंबो में हो रही है और ऑब्वियसली टूर्नामेंट का मज़ा तो तभी आता है कि जब सारी टीमों को इक्विवेलेंट चांस दिया जाए। पाकिस्तान इंडिया ऑलवेज अ बिग गेम और इंटरनेशनल लेवल पे आई थिंक इट इज़ द मोस्ट व्यूड गेम। और इसका जो जो इसकी व्यूअरशिप है या इसका जो देखने का लोगों का शौक है या जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आई थिंक इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा सेफ साइड इस मैच को कवर करने के लिए कि पाकिस्तान इंडिया, जारी बात है इससे आपको रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होती है और फ़ायदा बहुत होता है और क्राउड बहुत ज़्यादा आता है। तो आई थिंक उसको मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट के एक आधा मौका एक एक्स्ट्रा मैच में मिल जाना चाहिए दोनों टीमों को, जिसकी वजह से जो एशिया कप की एक हाइप क्रिएट हुई है वो क्रिएट रहे। सही है। मैं जाना चाहूंगी राहुल की तरफ। राहुल, लगता नहीं है आपको कि ज्यादती है? अब ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया रेवेन्यू जनरेटिंग गेम है, लोग इसको देखना चाहते हैं, बट इससे कितना असरअंदाज होगा कि कौन सी टीम फाइनल में जा रही है? पाकिस्तान तो जीत के आया ना एक मैच, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स हैं। फिर अगर आपको रिजर्व डे मिल रहा है, अगर उसमें बारिश नहीं होती है और कोई भी टीम जीत जाती है, जैसे मैच का हमें कोई रिजल्ट मिल जाता है, तो बाकी टीम्स अगर नहीं खेल रही हैं, उनको तो उस तरह से पॉइंट्स नहीं मिलेंगे ना, तो वो तो फाइनल में जाने से बेचारे रह गए पीछे। मैं इसमें बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं होने की कोशिश करूंगा और मेरा मानना है कि ये गलत है। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत है कि एक पर्टिकुलर मैच के लिए आप अलग रूल्स बना रहे हैं और बाकी के जो मैचेस हैं उनके लिए आप गलत रूल्स बना रहे हैं। क्या श्रीलंका या बांग्लादेश के क्रिकेटर्स जो हैं वो लेसर मॉर्टल्स हो गए जस्ट बिकॉज वो श्रीलंका के लिए खेलते हैं या बांग्लादेश के लिए खेलते हैं? नहीं। आई थिंक आप खिलाड़ी को खिलाड़ी की तरह रखिए, मैच को मैच की तरह रखिए। आप वहां फैंस पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे फैंस हैं, आप कोलंबो में। इनफैक्ट आज हम जो आपने बात की पॉइंट्स के लिहाज से, पाकिस्तान एक मैच जीता हुआ है और उन्होंने बांग्लादेश को एक मैच हरा दिया है। और कोलंबो में अगर बारिश हो जाती है, जो आज मैच होना है बांग्लादेश और श्रीलंका का, अगर उसमें वॉश आउट हो जाता है तो फिर बांग्लादेश के पास क्या रह गया? वो तो बोलेंगे कि यार वी बीन रॉब्ड ऑफ अ पॉसिबल एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हमें जो मिल सकता था। एटलीस्ट उनको बोलेंगे कि हमें एक फेयर चांस नहीं मिला खेलने का या जीतने का। बट जैसे वहाब भाई ने भी कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान है ना, जो कमर्शियल्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसको देखते हुए स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर को भी आपको देखना होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो होता है, ब्रॉडकास्टर भी चाहता है उसका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो इंडिया पाकिस्तान पे बहुत कुछ मैटर करता है और उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया के मैच को तो आपने रिजर्व डे दे दिया। हालांकि इस मैच के बाद एक आपके पास दिन भी एक्स्ट्रा नहीं था, बट वो स्केड्यूलिंग आपको देखनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो एशिया कप का स्केड्यूल है ये ऐसा नहीं हुआ कि साल भर पहले अनाउंस हुआ था, ये भी अभी 1.5-2 महीने पहले ही अनाउंस हुआ है। तो बहुत सारी चीजें बाकी थी, आप मसले देख खत्म सकते नहीं हो थे। रहे थे। बाकी मसले खत्म बिल्कुल। नहीं हो रहे थे, पता ही नहीं चल रहा और था खेल भी रहे हैं एशिया कप या नहीं खेल रहे। और और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, वहाब भाई भी यहाँ पर हैं एज अ क्रिकेटर। इनफैक्ट अब तो खैर वो गवर्नमेंट साबिक बन गए। गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। वहाँ या यहाँ गफार भाई भी हैं, आप चारों हैं, पाकिस्तान से हैं। मेरा ये मानना है, ये जो एशिया कप जिस जिस तरीके से शुरू हुआ था, लग रहा था बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होंगी। मुझे याद है नजम सेठी साहब ने एक मेरे को इंटरव्यू दिया था,
उसमें उन्होंने ये बात कही थी हाइब्रिड मॉडल की। जब वो बात सुनने में आ रही थी तो मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने कहा था, वो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने कहा मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूं ताकि आवाज जो है वो थोड़ी और पता लगे। तो उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को प्रपोज किया था और उस हाइब्रिड मॉडल वो उसमें कोई खामी नहीं थी, बहुत अच्छा मॉडल था जिससे आपकी भी रह गई और शायद से कहीं ना कहीं इंडिया की भी रह गई, कि इंडिया क्योंकि वहां नहीं ट्रैवल कर सकता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। तो उस वक्त ये हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि भाई आपने अग्री कर लिया कि हाइब्रिड मॉडल पे भी अग्री कर लिया आपने, बट ऐसा लगा कि ठीक हुआ है, शुरुआत ठीक हुई है। बट उसके बाद जो अब जब एशिया कप शुरू हो चुका है उसके बाद मैं देख रहा हूँ उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से जो जर्नलिस्ट भी हैं, जो मीडिया से भी लोग जुड़े हुए हैं, आम लोग भी जो जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो आम लोग जो फैंस हैं वो कोशिश करी जा रही है कि टू स्कोर अ पॉइंट ओवर द अदर हर किसी से। और कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं, मुझे लगता है, जो लगता था हमें ना कि क्रिकेट के जरिए हम दोनों देशों में शायद से रिश्ते जो हैं, ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है इस दौरान ना चीजें बहुत खराब हुई हैं। जो बिकरिंग चल रही है आपस में, हर चीज पे ऐसा लगता है कि जी आपके यहाँ लाइट बुझ गई, बत्ती बुझ गई तो वो खराब हो गया। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैचेस में, ईपीएल में, बड़े बड़े इवेंट्स में लाइट अभी आईपीएल में भी तो ऐसा हुआ था जी। देखिए इसमें मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ कि कहाँ क्या हुआ है। ये किसी ने ऐसा नहीं कि किसी ने जाके बत्ती बुझाकर आ गया वहां से। ये सब वो चीजें हैं जो होती हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। ये दीज आर टेक्निकल इश्यूज। डीआरएस गायब हो जाते हैं कभी कभार, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर यू वांट टू ट्राई एंड यू वांट टू स्कोर अ पॉइंट ओवर द अदर, कुछ नहीं होगा, ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, आप एक दूसरे से दूर ही जाएंगे। अब्दुल गफ्फार साहब, आपका भी मैं इनपुट चाहूंगी, लेकिन जो राहुल ने बात की उसको भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। अभी हमने देखा प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी दोनों आए थे, वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई। उनके आने से लग रहा था शायद कुछ चीजें बेहतर हो जाएं। प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी, वाइस प्रेसिडेंट एग्जैक्टली मैंने उलट बोल दिया बट आई थिंक वो जब दो लोग आए यहाँ पे और लग रहा था कुछ शायद पॉजिटिव हमें आउटकम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे राहुल ने भी बात की कि उसके बाद से चीजें और खराब लग रही हैं। जब पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था तब भी लगा था कि शायद जेस्चर्स में थोड़ी चेंजेस आए, शायद अब हम उतनी नेगेटिविटी नहीं देखें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कोलंबो और हम्बन टूटा और दम्बोला वाला मामला भी मतलब समझ नहीं आया कि क्या खिचड़ी पक रही है ये। देखिए बिल्कुल, हालांकि मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि रॉजर बिन्नी साहब का और जो राजीव शुक्ला साहब का जो विजिट है, बहरहाल वो एक अचीवमेंट तो रहेगी इस सारे मामलात के अंदर, के बहुत अरसे बाद वो आए, जो बातचीत है वो आगे बढ़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एशिया कप है, आई थिंक वो सही तरीके से मुझे लगता है हैंडल नहीं हुआ। उसकी जितनी भी सारी चीजें जब 11th आवर पे हो रही थी, तो ये सारा कुछ ऐसे ही होना। और अब जैसे आप लोगों ने कहा, मेरा भी ये ख्याल है कि टूर्नामेंट की प्लेइंग कंडीशन अगर 20 टूर्नामेंट तब्दील हो रही है तो अंदाजा लगा लें कि ये किस हद तक जो है वो एक यहाँ पे क्योस मचा हुआ है, टूर्नामेंट है। या कोई पता नहीं है कि अभी आगे चल के इसमें क्या हम एडिशन करेंगे या नहीं कर सकते, कि दोनों दिन अगर वॉश आउट हो गए और सारा मामला। बहरहाल लेट्स होप के जो रेन फोरकास्ट है वो इतनी ठीक रहे कि मैचेस हो जाएं। बट मेरा ये ख्याल है कि ये सारा जो मामला है, अगेन ये जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक आपकी पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेटिंग रिलेशन है वो एक आइडियल सिचुएशन तक नहीं आती, बायलैटरल तक नहीं आती, क्योंकि ये मामला तो हर जगह होगा। पाकिस्तान को भी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, फिर ये सारा इशू आएगा। आई थिंक इससे सीखने की जरूरत है। इस सारे मामले को ये लेट गो नहीं होना चाहिए कि जी अब ये मामला जी खत्म हो गया, अब जी चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। भाई अभी सोचें, मैं तो तब भी कह रहा हूँ कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये जो एशिया कप 2023 जब अवार्ड हुआ था पाकिस्तान को, तब क्यों नहीं बैठकर उस पर फैसला किए गए? ये उस वक्त के जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, यार ये मतलब कोई एक छोटी कोई दुकान भी चल रही हो ना तो उसकी भी कोई प्लानिंग होती है। ये तो एशिया कप था, क्या जरूरी है कि 2 महीने पहले लड़ाई झगड़े करके इसके आखिरी 11th आवर के सोल्यूशन निकाले जाएंगे, जबकि सिचुएशन वही है जो 2 साल पहले थी, 1 साल पहले थी। मुझे लगता है कि इसको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामला टोटली जो है हैंडल हुए हैं, मिस मैनेजमेंट है, इसके अंदर क्लैरिटीज नहीं थी, इसके अंदर ट्रस्ट लेवल्स नहीं थे। और अगर ये हमने इससे सबक ना सीखा तो आईसीसी को भी कल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत जाने को तैयार है,
लेकिन अगर आप भारत की जानिब से अब तक की जो चीजें देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि वो चैंपियंस कप 2025 में भी सूरत हाल जो है वो कोई तब्दील हो जाएगी, अनलेस के कोई इलेक्शन होते हैं, कोई गवर्नमेंट जो है वो तब्दील होती है। खैर वो टाइम अभी दूर है। 2025 में भी इसी तरह उलझेगा। ठीक है, अब वहाब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। लास्ट जो गेम हुई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें हमने देखा कि 4 अर्ली विकेट्स तो मिल गई, लेकिन मिडल में हमें विकेट्स नहीं मिली, जो मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। उसके बाद भी हमने मैचेस देखे पाकिस्तान के, मिडल में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पेसर्स तो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, बट स्पिनर्स उस तरह से हमें मिडल ओवर्स में आके विकेट नहीं दिला रहे। आई मीन वी नो कि शादाब इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, हमें पता है नवाज भी अच्छा करते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि अभी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस गेम को लेके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वन? देखिए इस पे हमारी पहले भी बात हुई थी, लास्ट शो में भी हमने बात की थी, क्योंकि अब इंडिया को जो एक डिसएडवांटेज टाइप आप कह सकते हैं, या जो उनको थोड़ा सा एक हिचकिचाहट थी कि उन्होंने इस पाकिस्तान के पेस बैटरी को वनडे क्रिकेट में नहीं खेला था, वो लास्ट मैच में उन्होंने खेला। और ऑब्वियसली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन टॉप ऑर्डर जो है वो ऊपर से सारा कंट्रोल करेगा, लेकिन देखा जाए तो टोटली डिफरेंट सिचुएशन थी। हम लोग कामयाब हो गए ओपनर्स को जल्दी आउट करने में, लेकिन मिडल ऑर्डर ने अपना टाइम लिया, और उसमें ईशान किशन और ईशान हार्दिक भी पांड्या थोड़ा सा खेला है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने तो एक Yeah. अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी जितना खेले हैं वो बहुत कंपेटिटिव और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने पाकिस्तान पेस अटैक को जो है उन्होंने हैंडल किया। और स्पेसिफिकली देखिए ये इशू तो पाकिस्तान टीम में काफी अरसे से है कि जो मिडिल ऑर्डर में है, एट टाइम्स जितने भी मैचेस हमने देखा है जो जिनमें हम लोगों ने स्ट्रगल किया, हमारे मिडिल ऑर्डर्स में विकेट्स नहीं ले सके हम। अगर अभी भी आप पूरा तो डू यू रेकन हमें 5 पेसर्स के साथ जाना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि 5 पेसर्स के साथ जाना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी अ चॉइस बिटवीन, क्योंकि लास्ट मैच में हमने शायद उसामा को खिलाया था, और इस मैच में वी शुड बी लुकिंग टू प्ले एन ऑलराउंडर फास्ट बॉलर। देखिए सबसे पहले आप कहीं पे भी खेलते हैं, आपको कंडीशंस जो है वो बहुत आपको देखना होता है कि कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, विकेट थोड़े से प्रिपेयर अच्छे नहीं हुए होंगे, बॉल उस दिन भी स्विंग हो रहा था, कैंडी में हमने देखा। तो देखिए जिधर ह्यूमिडिटी होती है बॉल नया स्विंग करता है, 2 नए बॉल है, सो ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि आपके सीमर्स आपको ज्यादा इफेक्टिव होंगे या आपके स्पिनर्स आपको ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि शाहीन और नसीम देखिए जो आपके स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं, अगर इंडिया उनको सी ऑफ कर भी लेता है, देन इट कम्स टू के हारिस रऊफ के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, बट विद हारिस रऊफ यू आल्सो नीड समबडी हु कैन आल्सो पुट अ प्रेशर, बट ही इज आल्सो विकेट टेकिंग बॉलर। तो आई बिलीव कि ये इतना आसान नहीं होगा दोनों टीम्स के लिए। पाकिस्तान को ये एडवांटेज होगा कि बॉल सीम होगा, स्विंग होगा, पाकिस्तान के पास अच्छी पेस बैटरी है, वसीम भी बेंच पे है, और फहीम को हमने देखा लास्ट मैच में भी। तो आई बिलीव के मुश्किल डालनी है इंडिया को, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद 4 पेसर्स, और उसके बाद शादाब आपके पास है। हमने पहले भी बात की थी कि आगा सलमान और इफ्तिखार की सूरत में भी अगर आपको स्पिनर्स चाहिए हो, और अगर आप चाहते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट को यूटिलाइज करें, तो आप उन दोनों बैटिंग ऑलराउंडर से भी अपना काम निकलवा सकते हैं, 2-2 4-4 ओवर करवा के। तो मैं अगर हूँ तो आई विल गो फॉर विद 4 पेसर्स। यही गलती हम लोगों ने मेलबर्न में की थी इंडिया के अगेंस्ट, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था, बारिश हुई थी, उधर हमने 4 पेसर्स नहीं खिलाए, उसके बाद हम पूरे कंपटीशन में 4 पेसर्स खिलाते रहे, और उसका हमें फायदा ये हुआ कि हम फाइनल खेले। सो आई थिंक इस मैच में भी पाकिस्तान हैज टू बी अ लिटिल बिट मोर प्रोएक्टिव, और उनको चौथे पेसर के साथ जरूर जाना चाहिए इन द शेप ऑफ फहीम अशरफ। ठीक है राहुल, आपकी चॉइस क्या होंगे? हमें पता चला है कि राहुल जो है वो पहुंच गए हैं श्रीलंका, और बताया भी गया था कि पहले 2 मैचेस के लिए तो अवेलेबल नहीं है वो टीम को, लेकिन अगले मैचेस में शायद वो टीम का हिस्सा होंगे। सो अगर आपको चूज करना हो, सो आप किसको चूज करेंगे? ईशान किशन, हमें पता है कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी तब जब इतना प्रेशर बना हुआ था। सो आपको अगर चूज करना हो तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होंगे विकेट कीपर बैटर के तौर पर, ईशान किशन या केएल राहुल? इसमें फिलहाल क्योंकि जो आपने बात बताई है, जिस हिसाब से ईशान किशन ने अंडर प्रेशर वो जो 82 रन 82 बनाए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई थिंक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉक ईशान किशन जो है वो परसों का या जो मैच होना है इंडिया पाकिस्तान का अगला, वो खेलेंगे ही खेलेंगे। सवाल अब ये हो जाता है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इन दोनों में टॉस अप हो सकता है कि इन दोनों में से कौन खेलेगा। अब दिक्कत इंडिया को ये है कि दोनों के पास बहुत ज्यादा गेम टाइम नहीं है। अगर आप पीछे देखें केएल राहुल के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो सीधे इंजरी से आ रहे हैं, और एज वी स्पीक
आपको ये भी बता दें कि उनका जो कवर था, यानी रिजर्व जो उनके साथ ट्रैवलिंग रिजर्व थे, संजू सैमसन, वो वापस जा जी। चुके हैं हिंदुस्तान, वो या आ चुके हैं वापस श्रीलंका से। तो अब सवाल ये होता है कि आप श्रेयस अय्यर को खिलाएंगे या केएल राहुल को खिलाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि फिलहाल राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जो टीम मैनेजमेंट है, हो सकता है वो श्रेयस अय्यर के साथ कंटिन्यू करे, क्योंकि क्या होता है कि इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं प्लेयर्स में। क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी आफ्टर ऑल एक ही मैच खेला इंजरी से आने के बाद। तो अभी तक हम ये कह रहे थे जी एक दिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर आएंगे, इंजरी से आएंगे। तो अब वो दोनों आ गए हैं, दोनों अवेलेबल हैं। श्रेयस अय्यर जो हैं वो एक मैच खेला हुआ है उन्हें, और उस मैच में सारा पूरा का जो आपका टॉप ऑर्डर था वो पूरा फेल हुआ था। फिर चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर भी हो गए। तो क्या आप श्रेयस अय्यर को उस नॉक की वजह से जज करेंगे जिसमें किसी भी टॉप ऑर्डर के रन नहीं आए थे और सीधे केएल राहुल को ड्राफ्ट कर देंगे, या फिर आप कहेंगे कि श्रेयस अय्यर आप एक मैच और खेलिए? तो मेरा मानना यह है कि जो 11 पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेली थी, वही 11 दोबारा आपको इस मैच में दिखेगी। अब्दुल गफ्फार साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। व्हाट डू यू थिंक इस सिचुएशन में, जब हमें पता है कि बारिश तो होगी ही होगी, इंटरप्शन तो होगी ही होगी, कोई भी कैप्टन अगर टॉस जीता है, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूंगी, अगर बाबर आजम टॉस जीते हैं, व्हाट डू यू थिंक उनको किस चीज के लिए जाना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो शायद आपको 24 घंटे पहले जब टीम अनाउंस करते हो, जो अच्छी बात है कि अगर आप क्लैरिटी है, लेकिन इस केस में आपको ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है बड़ी इंडिफरेंट है। मैं 2-3 मुख्तलिफ वेबसाइट देख रहा हूँ, एक हमारे दोस्तों ने जाके इंटरव्यू भी किया मेट ऑफिस का, मैं वो भी देख रहा था श्रीलंका में, कोलंबो में। दे आर प्रेडिक्टिंग डिफरेंट वेरिएशन। कोई कह रहा है जी सुबह बहुत बारिश है मैच वाले दिन, दोपहर में कम है और फिर शाम में हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट कि यहाँ पर अब वो भी नहीं है कि आपको मैच आज ही खेलना है। ये भी हो सकता है कि जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ कि आपकी एक इनिंग शायद कंप्लीट हो या कल जाके कंप्लीट हो और आप फिर डे में ही चेस कर रहे हो, डे टाइम में आपको चेस भी करना पड़े। तो शायद दोनों तरफ तैयार रहना पड़ेगा, कप्तानों के लिए या मैनेजमेंट के लिए। आई थिंक ये कोई आसान सिचुएशन नहीं है, बट आप अपनी स्ट्रेंथ पर ही जाते हो। जैसे वहाब भाई ने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया कि आपने माजी के तजर्बात से सबक सीखना ही चाहिए। हमने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया था मेलबर्न में, जहां हम एक बॉलर शॉट थे, फिर हमने देखा कि नवाज 20 ओवर कर रहे थे, आई थिंक 15-16 रन थे, शायद बॉलर के लिए आसान होता है, लेकिन हमने नवाज को मजबूरी में आखिरी ओवर करवाया, जो एक एडवांटेज बना ओपोनेंट टीम के लिए, क्योंकि वो आसान हो जाता है मैनेज करना जब आप एशियन टीम के खिलाफ खेल रहे हो। आई थिंक हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए। ये बहुत आई थिंक दोनों टीमों के लिए बड़ी एक डिफिकल्ट या एक कह रहे हैं कि एक बड़ी चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि आप वेदर को ज्यादा प्रेडिक्ट या उस पर रिलाई भी नहीं कर सकते। यू नेवर नो कि 50 ओवर की क्रिकेट आप कंप्लीट करोगे, या जैसे 2019 में अचानक जब हमने देखा कि जब इंडिया को जब नया बॉल फेस करना पड़ा, तो बहुत ही चैलेंजिंग और ओवरकास्ट कंडीशन थी, जिसका इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, और उस कंडीशन का न्यूजीलैंड ने पूरा फायदा उठाया और फिर रिकवरी हो ही नहीं पाई शायद। तो आई थिंक दोनों टीमें, मुझे लगता है कि जो भारत ने आई थिंक जो सिचुएशन उस दिन देखी थी और बैटिंग की थी, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान भी यही करेगा कि आप जो है ना वो रन ऑन द बोर्ड करो, आप कहीं ना कहीं ये चीज फैक्टर रखेंगे, क्योंकि अगर तो उस दिन आपकी बारिश हो रही हो और आपको जो ना डीआरएस पे जाना पड़े कि जी आखिर में आपको डीएल मेथड के तहत शायद 20 ओवर में कुछ चेस करना पड़ रहा हो, या 25 ओवर्स में, बट यहाँ तो आपको पूरा दिन मिल रहा है, मे आप पूरा रन चेस भी जाओगे। तो आई थिंक ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत कम ही ऐसा होता है, और शायद मुझे लगता है कि दोनों टीमें टॉस पर ही इसका फैसला करेंगी। और जो हम आप उससे पूछ रही शायद अभी तक तो भी शायद इतना डिसाइड ना किया हो। नॉर्मल सिचुएशन में तो बैट फर्स्ट इज अ गुड ऑप्शन व्हेन यू हैव अ गुड कंडीशन। वहाब, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। व्हाट डू यू थिंक, हम जो गफ्फार ने बात की बहुत अच्छी बात है। वी नो कि पाकिस्तान टीम बहुत कॉन्फिडेंट है, दे आर फुली प्रिपेयर्ड, उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनकी प्लेइंग 11 क्या है। अच्छा मूव है कि आप एक रात पहले ही बता देते हैं कि हम ये 11 हैं जो हम ग्राउंड में उतारने वाले हैं। ऑपोजिशन पे इससे शायद माइंडसेट ये है कि थोड़ा प्रेशर बनाना है, ये बताना है कि हम फुली प्रिपेयर्ड आ रहे हैं। बट कितना इंपॉर्टेंट होगा इस सिचुएशन में कि आप पहले असेस करें कि कंडीशंस क्या हैं, और आप जो आपने एक रवायत बनाई है कि आपको पहले से ही बताना है कि प्लेइंग 11 क्या है, आप उस पर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाएं और आप कंडीशंस देखें पहले और उसके बाद डिसाइड करें। इसमें कंडीशंस में कोई खास फर्क तो आएगा नहीं। द ओनली थिंग इज बारिश ज्यादा होती है, बारिश कम होती है। तो प्रोबेबली यू शुड नो कि जब भी बारिश होती है, बॉल गीला होता है तो बॉल स्विंग नहीं होता, बॉल थोड़ा सा फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो उसके बाद ब्रेक भी नहीं आपको मिलता उस तरीके से। सो मोस्टली आप क्या करते हैं जब बॉल गीला होता है या कंडीशंस ऐसी होती हैं, आप क्रॉस द सीम बॉलिंग शुरू कर देते हैं। सो दैट मीन्स कि आपको 4 पेसर्स के साथ तो जाना ही जाना है।
उसमें आप ये सोच ही नहीं सकते कि हम 3 पेसर्स और बाकी स्पिनर्स के साथ चले जाएं। यू Yeah. हैव टू गो विद द फोर्थ पेसर। सो अब सिर्फ ये देखना होगा, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट पहले मैच में 3 पेसर्स खेले थे, तो क्या इस मैच में भी 3 पेसर्स खेलेंगे, या इस मैच में पाकिस्तान विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन एज दे प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, या ये अब हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी जो है क्या करता है। आई थिंक अब लाहौर में हमें पता है कि बॉल ज्यादा सीम और स्विंग नहीं होता, लेकिन स्टिल आई थिंक हम लोगों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की हमारे पेसर्स ने, तो आई थिंक वो जो कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान टीम को उसी को लेके आगे चलना चाहिए, वेयर दे न्यू के ये क्या कहते हैं हम 4 पेसर्स खिलाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए भी ये सरप्राइज होगा आफ्टर द फर्स्ट गेम कि यहाँ पे एक आधा पेसर और होना चाहिए था। इसकी कमी पाकिस्तान ने भी महसूस की होगी, और इंडियन बैटिंग लाइनअप ने भी उसका एडवांटेज लिया, जिधर उन्होंने हमारे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला और मैच को निकाल के लेके गए वो। सो आई थिंक फॉर मी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कंडीशंस की वजह से। 4 पेसर्स शुड डेफिनेटली प्ले। ठीक है, एक और छोटा सा कमेंट चाहूंगी आपका, टॉस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर टॉस जीतते हैं तो क्या करना चाहिए टीम पाकिस्तान को, दे वांट टू विन द गेम? कोई भी टीम होगी दे विल ट्राई टू बोल फर्स्ट। उसकी वजह ये है कि जब सो यू नो बारिश यू होती है हैव द यू आर आइडिया नॉट, कि हाँ जी, यस, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि कितनी देर के लिए मैच रुकेगा। जिस तरह हम पहला मैच भी देखें तो 10-12 ओवर हुए थे या 8-10 ओवर हुए थे, बारिश हुई तो मैच रुक गया था, फिर एक दफा दोबारा से रुक गया। तो जब मैच डिले होता है, कंडीशंस वेट होती हैं, तो उसके बाद जो एडवांटेज है वो बॉलिंग लाइनअप के पास स्ट्रेट अवे चला जाता है। और इवेंचुअली अगर देखें कि अगर किसी टीम को स्टार्ट भी बहुत अच्छा मिल गया है और वो स्टार्ट लेके वो खेल भी चुके हैं, तो उसके बाद दे स्टिल हैव अ चांस कि जिधर अगर ओवर्स कम हो जाते हैं तो वो 15-20 ओवरों के मैच में दे विल हैव अ टारगेट कि यार 20 ओवरों में अगर उन्हें 200 भी करना तो इट्स गोना बी अ T20 गेम, यू विल हैव 10 विकेट्स इन योर हैंड। सो कोई भी कैप्टन होगा दे विल विन द टॉस एंड आई थिंक दे विल गो फॉर बॉल फर्स्ट। आप भी बता दें कि आप क्या चाहेंगे, टीम इंडिया क्या करे अगर टॉस जीतते हैं तो? लास्ट टाइम तो हमें पता है रोहित ने पता नहीं क्यों बैटिंग की थी। पता नहीं, मुझे लगता है शायद से ऐसा टॉस हो कि जो कैप्टन सोचे भी हार जाओ तो बेहतर है, बट आई थिंक वही या टॉस जीत के आप ये सेफर ऑप्शन लीजिए, आप गेंदबाजी पहले करिए। हालांकि आपकी पहले कोशिश यही होगी कि मैच उसी दिन कंप्लीट कराया जाए। वो तो ये है कि अगर मैच हो ही नहीं पाता तब अगले दिन जाएगा, तो पहली कोशिश यही रहेगी कि मैच उसी दिन कंप्लीट करा जाए। तो ये है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, रन्स ऑन द बोर्ड कभी कभार वो भी खराब नहीं होते, बट फिर भी जब इतनी बारिश, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो, तो बेटर है कि आप पहले गेंदबाजी कर लें। वहाब को अपनी निजी मसरूफियात की वजह से हमें जल्दी छोड़ के जाना पड़ा। हम उनकी कमी तो जरूर महसूस करेंगे, लेकिन 2 जेंटलमैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। राहुल, जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। इंडिया में जाहिर है बहुत बात हुई उनकी, पाकिस्तान में भी हम लोग बहुत बात करते हैं, उनकी कमी महसूस की जब वो क्रिकेट से दूर थे। क्या लगता है उनको वापस आने में? हमने देखा था लास्ट ईयर, आपने भी जरूर नोटिस किया होगा, शाहीन शाह अफरीदी जब इंजरी से वापस आए थे, उनको वापस वो रिदम पकड़ने में कुछ मैचेस लगे थे। 3-4 मैचेस में वो शाहीन अफरीदी हमें नहीं लग रहे थे जो नॉर्मली हम उनको जिस रिदम में और जिस पेस के साथ बॉलिंग करता हुआ देखते हैं, जिस तरह की शानदार बॉलिंग वो करते हैं। तो हर बॉलर को टाइम लगता है, वो डिफरेंट हो सकता है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह कि वो वापस आएंगे और क्या उतना ही अच्छा फौरन से कर पाएंगे जितना वो करते हैं? इसमें आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया। इनफैक्ट अगर किसी को भी किसी फास्ट बॉलर के बारे में अगर बात करनी हो, इंजरी, इतने लंबे इंजरी ले ऑफ से कोई आ रहा हो, तो उसको वक्त लगता है। अभी आज हम जसप्रीत बुमराह की जब बात कर रहे हैं, हमने उनको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 8 ओवर कराए हैं उन्होंने, जो आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 2 T20 मैचेस खेले थे। उसमें उन्होंने 4-4 ओवर के दो मैचेस जो उन्होंने 4 ओवर कराए थे उनमें वो 2 खेले। स्पेल किए उन्होंने, सही है जी जी। जी, तो वो है। और फास्ट बॉलर्स, आई थिंक इसी शो पे वहाब ने ही एक बार यही बात बताई थी, जो हम आप किसी से ही पूछे, फास्ट बॉलर ऐसा होता है, वो जितनी बॉल डालेगा ना वो उतना रवा होता रहता है, वो उतना रिदम में आता है। शाहीन शाह अफरीदी, जैसे आपने कहा, पिछला एशिया कप वो सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे अपनी टीम के साथ, वो ट्रैवल करा, उसके बाद जब वो वर्ल्ड कप में आए तो शुरू के जो कुछ मैचेस थे देख के पता लग रहा था जिस हिसाब से फास्ट बॉलर का फॉलो थ्रू होता है, वो भाग कर आते हैं, ठीक है, वो भाग कर भी आप वो रिदम में दिख रहे होंगे, बट जब आप बॉल डालते हैं, जब आपका फॉलो थ्रू होता है, आपको देख के बता सकता है, जिसने अगर थोड़ी बहुत, स्पेशली कोई फास्ट बॉलर हो, वो देख के बता सकता है कि ये 100% नहीं है।
फास्ट बॉलर का वही होता है। इनफैक्ट इंडिया में ये देखा है, मैं तो कह रहा हूँ कि जो मैंने पिछला मैच देखा था इंडिया का, उसमें नेपाल के अगेंस्ट सिराज भी ऐसा लगा कि वो उस रिदम में नहीं है। तो वक्त लगेगा, बुमराह को वक्त लगेगा, इसीलिए उनको एशिया कप में लेकर आए हैं। उन्होंने फिलहाल एक अभी तक कोई मैच में बॉल नहीं डाला, इस 10 ओवर का कोई मैच उन्होंने खेला नहीं जहां पे उन्होंने 10 ओवर डाल दिए। आई थिंक अब होपफुली ये है कि इस एशिया कप में अगर इंडिया फाइनल खेलती है तो अभी भी उनके पास 4 मैचेस हैं, उसके पास तीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो खेल सकते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक एंट्री उनकी सही टाइम पे हो गई है, वापस जो एंट्री उन्होंने करी है, तो होपफुली विद टाइम वो बेहतर होते जाएंगे। वही जसप्रीत बुमराह जो अपने पीक में थे, पहले मैच में दिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। आई थिंक ही इज गुड इनफ, इसीलिए उनको सीधे बुलाकर कहा है कि जी आप सीधे 11 में खेलिए। जी, गफ्फार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी फखर जमान के बारे में। मुझे लग रहा था लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रहे हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बोर्ड पे कुछ ज्यादा रन नहीं है, आपको पता है आप इजीली कर पाएंगे, तो कोई प्रेशर नहीं है फखर पे। आपने जितनी पुरानी इनिंग्स खेली उसको भूल जाए, अभी बेहतरीन टाइम है कि आप अपनी फॉर्म को वापस लेके आए, बट ऐसा हुआ नहीं। फखर अपनी फॉर्म को वापस लाने में अभी तक नाकाम है, और आपको पता है आगे हमने जो है वो एक बड़े टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, और उससे पहले अगर आपका ओपनर जो है वो इस तरह की फॉर्म कैरी कर रहा है, तो कितना परेशान कुन हो सकता है ये टीम पाकिस्तान के लिए। देखें, फखर जमान जिस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर हैं और जिस तरह के अटैकिंग उनकी अप्रोच है, आई थिंक वो इस काइंड के पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद प्लेयर हैं। और हम आई थिंक किसी एक प्लेयर पे तो शायद हम ये अफोर्ड कर ही सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें कि अब जब आपके पास इमामुल हक एक स्टेबल ओपनर है, यू हैव बाबर आजम द वर्ल्ड क्लास प्लेयर, यू हैव रिजवान, नाउ इवन हैव इफ्तिखार, देन यू हैव डेप्थ इन योर बैटिंग लाइन। आई थिंक मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर आप पुराना भी देख लें, बल्कि मैं तो कुछ मैचेस आजकल वो हम देखते हैं ना फेसबुक पे, पुराने मैचेस आ जाते हैं और आज कुछ तो बहुत ही अच्छे आ जाते हैं जो शायद बहुत मेमोरी से निकल गए होते हैं। बट एक चीज मैं हमेशा देखता था कि ऑस्ट्रेलिया, आज हम बैट बॉल की बात करते हैं कि भाई वो किस तरह खेली जा रही है, अगर आप देखें एडम गिलक्रिस्ट को ओपन कराना, उनको पूरा लाइसेंस देना, और वो कभी जैसा नहीं था कि वो कभी बहुत 50+ एवरेज पे खेले, बहुत डिसेंट और बहुत फ्लैम्बॉयंट थे वो, और बहुत ही मैच विनर थे बड़े। लेकिन कंसिस्टेंसी का इशू ऐसे प्लेयर्स के साथ आ जाता है, क्योंकि वो पूरा चांस लेते हैं। बट ये ऐसा प्लेयर होता है जो आपको मैच जिताता है, और आपकी टीम में मेरा मानना ये है कि ऐसा प्लेयर होना ही चाहिए हर वक्त, क्योंकि यू नेवर नो कि वर्ल्ड कप में या इवन एशिया कप में, स्पेशली वर्ल्ड कप में आपको कोई 50+ वाला रन चेस करना पड़ जाए, तो फिर तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि फखर जमान फॉर्म की बेस पर होंगे नहीं होंगे। आपको तो चाहिए ही ऐसा प्लेयर। आइडियली 2 ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो आपको ना चढ़ के खेलें, तो अटैक करें, जिनका इंस्टिंक्ट हो, क्योंकि ये उनकी एक एक्सक्लूसिव और एक उनकी ना एक वो अप्रोच है जो किसी और के पास नहीं है। तो ऐसा प्लेयर थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम और पेशेंस मांगता है। अगर आप उनके रिकॉर्ड देखें, उनकी मैच विनिंग एबिलिटी देखें, तो मैं तो उनकी एबिलिटी पर जाऊंगा। आई थिंक आपके पास वो वक्त नहीं है अब आपके परेशान होकर आप कोई पैनिक बटन दबाएं। आई थिंक फखर को अब से लेकर वर्ल्ड कप तक हर मैच ही खेलना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर को आप एकदम जो है ना वो ड्रॉप ही नहीं कर सकते, और जब आपके पास उस तरह का प्लेयर ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ये कि वो कितने एक नया डायमेंशन लेकर आपकी बैटिंग में ऑलरेडी होते हैं, और ऐसा प्लेयर एक इनिंग पर अपनी फॉर्म रिगेन करता है। बिकॉज मुझे अंदाजा है जिस तरह के वो प्लेयर हैं कि अगर आपके 3-4 मैच चले जाते हैं इस तरह के, तो शायद वो फिर उनको टाइम लगता है, बट एक उनको मैच में लाती है। लेकिन एक थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि फखर जमान उन मैचेस ज्यादा रन करते हैं जहां पर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होती हैं, बैटिंग पैराडाइज होते हैं और हाई स्कोरिंग पैटर्न्स होते हैं। वो उनके गेम को सूट करता है, वो पिचेस उनको सूट करती है। बट हमने देखा है जहां थोड़ा सा गेम सीम होता है, स्विंग होता है या बॉलिंग स्ट्रगल करते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं। बट मैं तो उनको हमेशा रखूंगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि फखर जमान जैसा प्लेयर क्योंकि आपके पास एक ही है, तो अब आपको उनको रखना ही है, बिकॉज ही इज योर मैच विनर। राहुल, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी फखर के बारे में, क्योंकि फखर हम मानते हैं बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और लास्ट टाइम भी जब टीम इंडिया सामने थी तो मुझे लग रहा था शायद फखर आज कुछ करेंगे, बिकॉज उनकी हिस्ट्री ऐसी है। अभी भी टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान टीम का मुकाबला है। आप अगर होते, अगर आपको चूज करना होता कि फखर के साथ आप जाएंगे या नहीं, उनकी हिस्ट्री को याद रखते हुए, तो आप क्या करते? बिकॉज वी हैव गॉट अदर ऑप्शंस एज वेल, लेकिन टीम पाकिस्तान जो है वो फखर के साथ ही जा रही है। तो आपका ओपिनियन क्या होता है इस चीज को लेके?
इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थोड़े लिमिट हो चुके हैं, लिमिटेड ऑप्शंस है। आपने इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया है फखर जमान पे कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकती, क्यों? आई थिंक इट इज टू लेट। अगर मैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में आज बैठा हुआ हूँ, मैं मानता हूँ फखर जमान ने मैच विनिंग पारियां खेली हैं, वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, बिल्कुल सारी बातें सही हैं। बट मैं अगर इंडियन ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ, मैं चाहूंगा कि सामने वाला जो खिलाड़ी है वो चाहे जितना बड़ा हो, उसके पीछे रन ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रन नहीं है, अगर आपके पास पीछे रन नहीं है, तो आपके पास सेल्फ डाउट्स होते हैं। आप किसी भी मैच में उतरेंगे, आपके पास सेल्फ डाउट्स होंगे आपके जहन में, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी नीचे होगा। जैसे गफार भाई ने भी कहा ना कि मैं भी ये बात मानता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप खेल रहे होते ना, जो आपने पाकिस्तान में मैचेस खेले, जैसे मुल्तान में आपने एक मैच खेल लिया, उसके बाद लाहौर में जो आपने मैच खेल लिया, आई थिंक अगर फकर वहां पे थोड़ा सा रुक के खेल लेते, रन बना लेते, वो बेटर है। अब आप देखिए कोलंबो में, वहां पे आपको दो किस्म की ही विकेटें मिल सकती हैं। या तो देखिए आपको ये भी हो सकता है कि आप फ्लड लाइट्स में, अंडर लाइट्स मैचेस के बॉल गीला हो गया है, और रात में आप मैचेस खेल रहे हैं, वो ठीक है, आपके लिए बॉल ज्यादा कुछ कर नहीं रहा, वो ठीक है। बट क्या होता है, विकेट का पेस भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि फकर जमान एक स्ट्रोक प्लेयर है, उनको पसंद है कि बॉल उनके बल्ले पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको मेहनत करनी पड़ रही है, शुरू में आपको बॉल उस पेस पे जो आप पसंद करते हैं उस पेस पे आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बड़े मैच से पहले अगर आपके काफी वक्त से रन नहीं आए हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ डाउट्स हैं, जो आपकी मैच में भी दिखेंगे। भाई मैं तो चाहूंगा कि फकर जमान, अगर मैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ इस वक्त, मैं अगर इंडियन टीम का फैन हूं, मैं चाहूंगा कि फकर जमान का बल्ला शांत रहे, वो रन ना बनाए। ठीक है, ठीक है। गफार, एक और चीज जो मैं जानना चाह रही थी, जो मैंने वहाब से भी सवाल किया कि जो हमने चेंज किया, फहीम अशरफ को हम लेके आए प्लेइंग 11 में, गिवन द कंडीशन जो श्रीलंका में होंगी, ऑफ कोर्स थोड़ी डिफरेंट होंगी, बल्कि काफी डिफरेंट होंगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हमने हाई स्कोरिंग मैचेस देखे हैं, हमने देखा है 300 प्लस 2 दफा हुआ है। उसके बाद बांग्लादेश तो कुछ कर नहीं सकी, अदरवाइज शायद वो भी हाई स्कोरिंग मैच होता। बट कोलंबो में अब मैचेस होंगे और वहां पे कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं, प्लस बारिश। आप क्या करेंगे? आप वही कॉम्बिनेशन रखेंगे या आप थोड़ा चेंज करेंगे उसको, जो पहले हमने इंडिया के अगेंस्ट खिलाया? देखिए, रीसेंट जो आपके कुछ मैचेस या टूर्नामेंट्स के अंदर आपने जो एक्सपेरिमेंट किए, वो तो सीधा सीधा ये सजेस्ट करते हैं कि आप हरीफ टीम को भी देखें और अपने आप को भी देखें। आई थिंक हमने मैच में भी यही देखा, हमने अब पहले मैच में भी देखा कि अगर हमारे पास पेस बॉलर अच्छे हैं और हमारा वो कॉम्बिनेशन या वो हमारे लिए एक जो भारत को देखते हुए वो चीज वर्क कर सकती है। और फिर दूसरा, आई थिंक ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ब्लेस्ड कि हमारे पास शादाब नवाज तो हैं, लेकिन हमारे पास फहीम अशरफ का भी एक ऑप्शन है। और आपकी, अब जैसे आई थिंक राहुल भी एग्री करेंगे कि सारी टीमें यही चाहती हैं कि उनका 8वां 9वां प्लेयर जो है वो सिर्फ जेन्युइन बॉलर ना हो। अब आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए होती है और अब बहुत क्लोज फिनिशेस होती हैं। और हमने देखा कि ये आखिर में कहीं ना कहीं एक चौका छक्का पूरे मैच का फैसला करता है, तो वहां आप 3-4 टेलेंडर नहीं खिलाते हो। तो आई थिंक पाकिस्तान, मेरा जाती ख्याल ये है कि आप कंडीशंस को देखते हुए, शायद अगर ये मैच आप पाकिस्तान में खेल रहे होते तो शायद आप सोचते हो उसामा मीर के बारे में, शायद आप सोचते नवाज के बारे में, बट क्लियरली नजर आ रहा है क्योंकि अब पूरा का पूरा आई थिंक हफ्ता ही आपका रेन फोरकास्ट पर है। बॉलिंग के लिए वो कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाती है फास्ट बॉलर्स के लिए। आई थिंक पाकिस्तान शुड गो विद द सेम 11 जो उन्होंने खिलाई थी अगेंस्ट बांग्लादेश। टीम का अगर आप बॉलिंग फॉर्म भी देखो तो उन्होंने पहला मैच जो किया था, गेंद बड़ा अच्छा उनका कैरी हो रहा था, कॉन्फिडेंस दिख रहा था उनकी बॉलिंग में। लास्ट मैच में भी उनको हम लेकर आए, उन्होंने शाकिब को आउट किया फील्ड सेट करके शॉर्ट पिच बॉलिंग पर। थोड़ा सा शाकिब जल्दी भी कर गए शायद, मुझे लगता है कि शाकिब मुशीफ दोनों ने वहां पे थोड़ी जल्दी की। लेकिन मेरा कहना है कि नवाज की रीसेंट फॉर्म को देखते हुए और थोड़ा सा मैं फहीम अशरफ का जो चीज देख रहा हूँ, फिर अगर आप याद रखें कि ग्रांट ब्रैडमैन ने क्या कहा था जब उनको सिलेक्ट किया आफ्टर 2 years, इट वाज बिट पजलिंग कि भाई वो किस बुनियाद पर टीम में आए। बट ग्रांट ब्रैडमैन ने इसको बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि हमने तो उनको पीएसएल में एज अ मैच फिनिशर देखा। वो हमें बहुत याद रहा कि वो मैच फिनिशर पे लेफ्ट हैंडर है। डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन भी वो नवाज की तरह कैरी करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड गो विद द सेम 11, क्योंकि आप बार बार अगर एक चीज को छेड़ोगे ना, तो फिर आई थिंक फहीम सेट हो पाएंगे ना नवाज सेट हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगर कंडीशंस वही हैं जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पाकिस्तान भारत मैच जैसी थी और वहां पर फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है, तो आई थिंक नो रॉकेट साइंस मेरे ख्याल में आपको फिर फहीम को ही खिलाना चाहिए। राहुल, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन जो टॉप ऑर्डर है,
क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए? बिकॉज हमने देखा पहले मैच में काफी डरे हुए लगे, दे वर अनलाइक देम। हमने उनको देखा है, हमें पता है उनकी एबिलिटीज क्या हैं, उनकी काबिलियत क्या है, वो उस तरह से दिखे नहीं। तो एक विक्रांत भाई से मेरी रिसेंटली बात हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि एक हवा है पाकिस्तान के बॉलर्स का इंडियन बैटर्स पे, टॉप ऑर्डर पे स्पेशली, सो उसको कम करने के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, रोज रोज ऐसा होगा नहीं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जिस तरीके से खेला उन्होंने, रोज रोज वो वैसे ही आउट होंगे। आई थिंक वो एक दिन था। Yeah. जी हाँ, एक हवा है, मैं मानता हूँ। चाहे कोई कितना भी कह ले कि भाई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की बातें हमें सुनाई नहीं देती है, हमें फर्क नहीं पड़ता बाहर लोग क्या कह रहे, बट आपके जहन में है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, स्पेशली अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है जो हुआ है। पीछे हमने मोहम्मद आमिर के साथ भी ये होते हुए देखा है, हमने ये ट्रेंट बोल्ट के साथ भी होते हुए देखा है, हमने बहुत सारे गेंदबाजों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के साथ होते हुए देखा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, आई थिंक दे टू गुड अ बैट्समैन। ये उन्होंने भी देखा होगा, वो अपने शेल में ना कुछ ज्यादा ही घुस गए थे उस दिन। छोटी टांग निकल रही थी। यूजुअली जब आप ड्राइव मारते हैं, आप लंबी टांग थोड़ी आगे निकालते हैं। अगर शुभमन गिल का भी आप देखें डिसमिसल, वो छोटी टांग निकाल के आउट हुए हैं। रोहित शर्मा का भी वही हुआ, वो डिस्ट्रैक्शन भी हुआ। तो आप ना इधर के थे, आपकी सोच जो थी वो डिवाइडेड थी, आपकी सोच थी सर्वाइवल की, आप सर्वाइव करने की चाह रहे थे उस वक्त। अगर आप उस वक्त अब ये है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत थी, व्हाट इफ अगर आपने सर्वाइव कर लिया होता वो पीरियड, तो उसमें ये होता कि भाई आप, क्योंकि जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, आपके मिडिल ओवर्स जो हैं, जो वहां जहाँ पे शादाब, नवाज, उस मैच में जैसे ये लोग थे, आप उस पर कैपिटलाइज कर सकते थे, तो वो है। बट आई थिंक थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको ये भी मानना पड़ेगा। मैं मानता हूँ शाहीन शाह अफरीदी आज की डेट में दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाजों में है, पर ये जो बल्लेबाज हैं ये भी मौजूदा मॉडर्न डे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से हैं। आप ये है, कभी कभार ये भी है कि बहादुरी और जो है ना, बहादुरी दिखाने का भी बहुत ज्यादा कभी कभार फायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। बट आपको वो एक डिस्टेंस आपको कवर करना है, वो बहादुरी और जो 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 डरा, जो आपने कहा ना कि जैसे डरे हुए लग रहे थे, उसके बीच का आपको दरमियान उसके एक फासला आपको कवर करना है, आपको वो देखना है। मेरिट पे भी खेलिए, ऐसा नहीं कि आप जो बॉल नहीं भी आ रही है आप उनको भी डिफेंड कर रहे हैं, हाफ वॉली आए आप उनको भी डिफेंड कर लो। तो दे, आई थिंक दे आर टू गुड बैट्समैन जितने भी हैं ये, जो उन्होंने भी सोचा होगा, उनको भी पता होगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, आप शो का टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, बस मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है राहुल, कौन सी टीम जो है इस दफा मैदान मारेगी अगर मैच होता है तो? अभी तो कंफ्यूजन ये भी है कि मैच होगा या नहीं। देखिए, मैच से पहले जो बातें हो रही थी, जो पहला मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान को, उससे पहले एक ही बात हो रही थी, पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है और इंडिया की बैटिंग। बट कोई बाकी चीजों में किसी ने जोर ही नहीं दिया, सोचा ही नहीं, बोला ही नहीं। आफ्टर ऑल देखिए, इंडिया का भी एक पेस अटैक है जिसमें जसप्रीत बुमराह है, वो भी किसी से कम नहीं है, मोहम्मद शमी है जो दोनों तरफ बॉल लेकर आ सकते हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ। उसके बाद आपके मोहम्मद सिराज भी हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में बहुत इंप्रूव किया। मेरा मानना है कि पिछला मैच अगर आप हटा दें, वो इंडिया के बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से हैं उस आज, वो है। उसके बाद आपके कुलदीप यादव है। तो आपका जो बॉलिंग अटैक है, पाकिस्तान का एक पेस अटैक है, इंडिया के पास एक बॉलिंग अटैक है जिसमें कुलदीप यादव भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, प्लस आपका जो बैटिंग लाइनअप है इंडिया का, अगर वो सर्वाइव कर जाता है। पाकिस्तान ने एक चीज दिखाई है कि वो बाबर की कप्तानी की भी एक खामी आप कह सकते हैं कि मिडिल ओवर्स। देखिए, अगर आपने वो पीरियड, अगर आपने शुरू में विकेटें नहीं खोई इंडिया ने, तो जो बीच के ओवर्स हैं वहां पे पाकिस्तान विकेटें नहीं ले रहा है। और अगर आपकी विकेटें हाथ में रह गई अच्छी खासी, तो दुनिया का कितना भी अच्छा बॉलिंग अटैक हो इस्मा जी, एंड में, डेथ में आपकी पिटाई होगी ही होगी। ठीक है, गफार भाई आपको क्या लगता है किस टीम के साथ जाना चाहेंगे? पाकिस्तान की जो ये टीम है अंडर बाबर आजम, इनकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही है, जो बहुत अरसे बाद आई थिंक इसमें मैंने देखी है, और राहुल, कि ये एक बहुत कॉन्फिडेंट यूनिट है। इनके कप्तान 3-4 साल से कप्तानी कर रहे हैं। बाबर नोज के उनके बेस्ट बॉलर कौन है, उनका स्पिनर कौन है, उनके पास टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान का टॉप 3
एक जो प्रॉब्लम थी भी कि मिडिल ऑर्डर में क्या होगा, आई थिंक इफ्तिखार ने वो बहुत हद तक उस चीज को आपको होप दिया। आई एम नॉट सेइंग कि वो सॉर्ट आउट कर दिया है। मुझे इस टीम को देखते हुए कोई मतलब एक चीज तो मुझे लग रहा है कि ये इनका लिटमस टेस्ट जरूर है। जब आप भारत के खिलाफ खेलते हो थोड़ी सी अननोन टेरिटरी जरूर है, शायद आपने सिराज को ज्यादा नहीं खेला, आप बुमराह को बहुत अरसे बाद, इनफैक्ट 4 साल बाद तो हमारा वनडे मैच हो रहा है। आई थिंक प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे मुझे ना चेक करना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनलिज्म के तहत कितना अच्छा असेसमेंट करते हो कंडीशंस का, आप बॉलिंग कंडीशंस के साथ साथ बॉलर्स के ऊपर कितना होमवर्क कर कर आए हो और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हो। अगर हमने अच्छा होमवर्क किया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा भारतीय बॉलिंग लाइन को प्लान करते हैं, और आई थिंक एक फर्क जो है जो मुझे लगता है, और मैं बहुत खुश भी हूँ बाय द वे, इस पर राहुल शायद कमेंट भी कर सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी के इस बॉलिंग अटैक में चाहल नहीं है, बिकॉज जो जेन्युइन स्पिनर्स हैं जैसे कुलदीप के साथ अगर चाहल होते तो ये पाकिस्तान को बहुत ना टेस्टिंग होती है, और हमने देखा कि हमारे प्रॉब्लम करते फंस जाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग चाहल को लेकर नहीं आए, और शायद वर्ल्ड कप में भी वो नहीं जा रहे, तो आई एम वेरी हैप्पी। बट कुलदीप यादव स्टिल अ बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज जिस तरह से वो गेम को फ्लाइट करते हैं, मुझे लगता है कि वो हर वक्त गेम में रहते हैं, कि वो विकेट के लिए जाते हैं। शादाब को ये चीज सीखने की जरूरत है बाय द वे, और फिर कप्तान को भी, कि किस तरह आपने अपने स्पिनर को अटैकिंग मोड में यूज करना है। अगर पाकिस्तान ने अच्छी तैयारी कर ली कुलदीप के लिए, और हम थोड़ा सा और अच्छा भारत के बॉलिंग अटैक को कैलकुलेट करके आते हैं, दिस टीम इस बार मेरे ख्याल में इस टीम का जो एक माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर है, ये बड़े कॉन्फिडेंट टीम है, और भारत को अच्छा खासा जो है वो चैलेंज होगा, बट भारत के पास एक्सपीरियंस है, तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच टू वॉच। प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर कि कौन जीतेगा, बट आई एम वेरी हैप्पी के चाहल नहीं खेल रहे राहुल साहब। नहीं बिल्कुल गफार भाई, और देखिए वही बात है, शायद से वहां पे जो पाकिस्तान का बैलेंस है ना वो आ जाता है। फहीम अशरफ को आप ले आते हैं, इंडिया अगर आप यूजी चहल को भी अगर आप खिला देते तो बात वही है, आपकी टेल जो है नंबर 8 से शुरू हो जाती। मैं यूजी चहल का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक वो, और रिस्ट स्पिनर की ये बात ही होती है, वो किसी दिन रनों के लिए भी जाएंगे बट वो आपको विकेटें लेकर देंगे। आपके पास कुलदीप यादव है, यूजी चहल तो माहिर हो चुके थे, मतलब वो डेथ में भी गेंदबाजी कर लेते थे, आप उनसे किसी भी वक्त पावर प्ले में बॉल डलवा लीजिए, बीच ओवर्स में बॉल डलवा लीजिए, तो वो यूजी चहल का वो हो गया था। और दूसरी चीज पाकिस्तान के साथ देखिए, एक तो बाबर आजम जिस हिसाब से कप्तानी कर रहे हैं ना टीम की, एज अ लीडर, कप्तानी एक सिर्फ बैच होता है, एक डेजिग्नेशन दी जाती है आपको कि आप इस टीम के कप्तान हैं, बट बाबर आजम उस डेजिग्नेशन के साथ उसकी, और लीडर जो होता है ना, लीडर कोई भी बन सकता है उस ग्रुप से, तो बाबर दोनों तरीके से एक लीडर भी हैं और एक कप्तान भी हैं उस टीम के, जिस हिसाब से उन्होंने इस टीम को एक साथ रखा है। सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने ना बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करे अपनी टीम में, एक ही टीम है आपकी, काफी वक्त से खेल रही है, सबको एक दूसरे की खामी, सबको एक दूसरे की ताकत पता है, आपको ये पता है कि कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी का भी स्किल सेट, बाबर हो या कोई भी हो, बाबर हर किसी का जानते हैं कि कौन कहाँ किस वक्त क्या कर सकता है। बस वो है कि किसी दिन बस बैड डे जिसे बोलते हैं ना वो ना आ जाए, अदरवाइज। और पिछले मैच में आप देखिए पाकिस्तान मॉरल विक्ट्री जरूर लेकर गया होगा पिछले मैच में, क्योंकि आप जिस चीज का हम बोल रहे थे ना, हुआ वही, आफ्टर ऑल हुआ वही, वो हवा जो है वो रियलिटी में तब्दील हो गया। आपका जो टॉप ऑर्डर था इंडिया का, आप भी इस पे कमेंट कर दीजिएगा। आई थिंक बड़ी टीमें इसलिए भी टेस्ट होती हैं, जो बड़े मैचेस आप देखो कि कभी कभी आपको ना एक परफेक्ट स्टार्ट नहीं मिलता, बट आप कितने अच्छे कैप्टन हो, आपका पुल बैक करने की सलाहियत कैसी, जैसे स्पेशली मुझे 2011 सेमीफाइनल याद आ रहा है, जहां पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट मैच पकड़ लिया था 250 लगभग आउट करके, 50 प्लस की आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप, बट आप में कितनी सलाहियत है, आप कितने आपके अंदर प्लान बी एग्जीक्यूट करने की या बाउंस बैक करने की सलाहियत, ये पाकिस्तान की मैंने देखनी है, बिकॉज आपका पेस अटैक अभी बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप मैच को लेके चलते हो। बट जहां पेस अटैक पे भी देखें, अगेन मैं इस बात से एग्री करता हूँ राहुल से कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, या अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, ऐसा नहीं कि शाहिन शाह अफरीदी या नसीम शाह के लिए हर मैच में 3 आउट करना आसान होगा, आपको कभी ऐसा भी होगा कि पहले 8 में 50-60 रन पड़ जाए, तब आप कैसे उठोगे, ये भाई एक देखने वाली चीज है। वही है, तैयारी आप हमेशा बुरे वक्त के लिए करते हैं, बाकी तो हो ही जाता है, बाकी तो बाबर आजम हर मैच में बना ही देंगे। आपको उस दिन की तैयारी करनी है जिस दिन बाबर आजम रन नहीं बनाएंगे, आपको उस दिन की तैयारी करनी है जिस दिन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ अगर फेल हो गए तो वो सब है। आई थिंक पाकिस्तान मॉरल विक्ट्री लेकर गया है कहीं ना कहीं, बट इंडिया जो है पिछले मैच में एक मोमेंटम लेकर आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मानता हूं मैं कि कंडीशंस, अगर उस दिन मैच कंप्लीट होता, कंडीशंस जो थी गेंदबाजी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, जब इंडिया डिफेंड करता 260, बट वो है ना रन्स ऑन द बोर्ड, और इंडिया जब ब्रेक हुआ तो मोमेंटम लेकर गया,
ड्रेसिंग रूम में, और वही मोमेंटम हो सकता है वो ऊपर से एक आधी विकटे, आई थिंक मैच वो कहीं भी जा सकता था। इस वक्त फिलहाल 50-50 मैं कहूंगा, दोनों टीमें 50-50 पे स्टार्ट करेंगी। ठीक है, या मेरे लिए भी, मुझे भी यही लगता है कि यू नो इट्स न्यू डे, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू गेम ऑफ कोर्स, और देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम सब मिलके दुआ करें कि बारिश नहीं हो और मैच कंप्लीट हो। राहुल, रिजर्व आप डे कुछ रख कहना लिया चाह आप रहे लोगों थे? के लिए। उस दिन भी तो बारिश की जो है चांसेस हैं काफी। अब वो तो फिर अब ये है कि फाइनल अब कुछ तक फिर कर नहीं रिजर्व डे सकते। ही रखें, सीधे इंडिया पाकिस्तान को ही खिला देते हैं फाइनल। ठीक है, चलिए सबको इसी जी जी, मैच का, देखिए हम भी तो इसी मैच की बात कर रहे हैं ना। आज जैसे या 2 मैच और हैं, एक मैच और है, बट सबकी नजरें उसी मैच पे, इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे, तो वही बातें कर रहे हैं हम भी। खैर, बट पाकिस्तान को एक ऑफ चीज है, कोर्स, पाकिस्तान ने वो बोलते हैं ना, मे बी मंकीज ऑफ देयर बैक, वो जो क्योंकि उन्होंने इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी हरा दिया। एक चीज है, इंडिया जब भी या जीती है पाकिस्तान से हाल फिलहाल में, वन साइडेड जीती है, मतलब कॉन्टेस्ट जो है या हारी है, सॉरी, जब जब हारी है तो पता लग गया है कि रिजल्ट किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को वो जो अभी गफार भाई भी कह रहे थे ना, पाकिस्तान को वो देखना होगा कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैच क्लोज है, क्या पाकिस्तान वहां से मैच निकाल सकता है। आई थिंक तब बाबर जो है, आई थिंक या ये टीम जो है, ये फाइनली जिस उस प्रेशर को एक परमानेंट तरीके से सोच सकती है कि हम हटा देंगे। सही है, बात तो आप सही कर रहे हैं। मैं तो अग्री करती हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि हमने देखा है कि एक मोमेंटम बन जाता है मैच के शुरू में ही, तो आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चीजें आसान होती हैं। लेकिन मुश्किल तभी पेश आती है जब आप बीच राह में लड़खड़ा जाते हैं और आपको अब समझ नहीं आती क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों को हम जरूर जहमत देंगे अगले प्रोग्राम में भी। बहुत ख्याल रखिए आप लोग अपना, इंशाल्लाह मिलते हैं। ये था आज का शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आइंदा भी आप हमें ज्वाइन करते रहिएगा, और स्टे ट्यून्ड टू ज़ल्मी टीवी फॉर ऑल द अपडेट्स, और मे द बेस्ट टीम विन। मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, तो मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान अच्छा जीते भी ये मैच, बिकॉज लास्ट टाइम कोई टीम जीत नहीं सकी तो मजा थोड़ा किरकिरा हो गया। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ द फैंस।